वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 63 जो रिलेटेड है आपके राजनीतिक विज्ञान की किताब जिसके अध्याय संघवाद से। तो बच्चों, इससे संबंधित वर्कशीट पे हम लोग काम कर चुके हैं और इसके बारे में हमारी पढ़ाई भी हो चुकी है। तो आज ये इस पाठ से संबंधित पुनरावृत्ति के प्रश्न से संबंधित आपकी ये वर्कशीट है। तो इस वर्कशीट में हम देखेंगे 1 नंबर के प्रश्न, यानी संघवाद जो पाठ है उस पाठ से एक एक नंबर के कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको इसमें संकलित किया हुआ है। तो उन्हें हमें उसके उत्तर देने सीखना है। तो सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अब इस पाठ को ध्यान से एक बार पढ़ लें तथा साथ ही इससे संबंधित जो वर्कशीट है और उससे संबंधित जो वीडियो है, क्लास वीडियो है, उसे भी एक बार और ध्यान से देख लें, तब इसे आप करें तो और अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन प्रश्नों को समझते हैं और जानते हैं कि इनका उत्तर हम किस तरह से दे सकते हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कि शुरू के जो 5-6 प्रश्न हैं वो प्रश्न और उत्तर हैं। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? तो इसके लिए हमने समझा था उस समय कि जब सत्ता के जो पावर्स हैं वो विभिन्न संस्थाओं में, विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न अंगों में बांटे जाते हैं तो उसको सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। खासतौर से स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं उनमें जब उनको एनेबल किया जाता है, उनको अधिकार दिया जाता है, तो उसको सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो आप चाहे तो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि सत्ता के अधिकार एवं कार्य क्षेत्र उसके विभिन्न अंगों, स्तरों और संस्थाओं में विभाजित होने की प्रक्रिया को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जो सरकार है उसको विभिन्न अंगों में, स्तरों में और संस्थाओं में अधिकार बांट दिए जाएं तो उसको हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन की देखरेख में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इस प्रश्न का मतलब है कि देश में जो काम चल रहे हैं वो संविधान के प्रावधान और नियम के अनुसार चल रहे हैं, इसकी देखरेख कौन करता है? तो जाहिर है आप समझ रहे होंगे कि न्यायपालिका ऐसा करता है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, संवैधानिक प्रावधान और प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जब हम सरकार के अंगों के बारे में चर्चा कर रहे थे तो हमने बात की थी कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का कानून होता है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कामकाज चल रहा है नहीं उसकी देखरेख करना। तीसरा प्रश्न देखते हैं, हमारे संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये भी हमने जाना था कि जो हमारे देश में 2 स्तर की मेनली सरकारें हैं जो कानून बनाती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो उसमें हमने जाना था कि जो केंद्र सूची में लिखा है वो केंद्र सरकार, राज्य सूची में राज्य सरकार, और ऐसी चीजें जो नहीं लिखी हुई हैं तो वो केंद्र के पास होती है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार आवश्यक विषयों पर, आवश्यक नहीं बल्कि यहाँ ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ हो जाएगा अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास है। अवशिष्ट का मतलब होता है कि ऐसे कोई मुद्दे जो संविधान में उस समय मान लो नहीं थे तो इसीलिए संविधान में नहीं लिखे गए और वो मुद्दे अब आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है, तो वो जो अब आ रहे हैं तो वो किसके पास जाएंगी? तो वो जनरली या संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी नए विषय आएंगे वो केंद्र सरकार के पास जाएंगे। केंद्र सरकार चाहे तो उसे राज्य को एनेबल कर सकती है, राज्य को ट्रांसफर कर सकती है कि वो उस पर संबंधित कानून बनाए। यानी अवशिष्ट विषयों पर केंद्र सरकार की कानून बनाने की शक्ति है। चौथा प्रश्न देखते हैं, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के संस्थान का नाम लिखिए। तो आप सभी जानते हैं जैसे दिल्ली में क्या कहते हैं, MCD, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। तो वहीं इसको हिंदी में कहेंगे तो नगर निगम कहते हैं। आप में से बहुत सारे नगर निगम स्कूल में भी पढ़े हैं। तो शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के संस्थाओं को
नगर पालिका या नगर निगम कहते हैं। तो जो छोटे शहर होते हैं वहां पर नगर पालिका कहा जाता है और जो बड़े शहर होते हैं वहां पर नगर निगम कहा जाता है। यानी यही दोनों नाम हम लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है, हमें स्थानीय सरकारों की आवश्यकता क्यों है? भाई स्थानीय सरकारों की जरूरत क्यों है? जो पंचायती सरकारें हैं, नगर निगम है, इनकी जरूरत क्यों है? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, हमें स्थानीय सरकारों की आवश्यकता है ताकि अधिकतम लोगों को लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी हो सके। दूसरा, लोग स्थानीय स्तर के विकास योजनाओं को स्वयं क्रियान्वित कर सकें। और तीसरा, स्थानीय समस्याओं को स्थानीय स्तर पर ही सुलझाया जा सके, इसलिए स्थानीय सरकारों की आवश्यकता है। छठा प्रश्न देखते हैं, समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित कानून कौन बना सकता है? अब यहाँ देखिए 3 सूचियां संविधान में लिखी होती हैं, राज्य सूची, संघ सूची, कम समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची है उस पर राज्य सरकार की कानून बनाती है, लेकिन समवर्ती सूची पर दोनों को कानून बनाने की शक्ति है। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों का होता है। ठीक है। अब लेकिन ऐसा कभी हो सकता है भाई कि केंद्र ने कुछ और कानून बनाया, राज्य ने कुछ और कानून बनाया, तो उसके लिए भी यहाँ क्लियर कर देना जरूरी है कि परंतु दोनों कानूनों के विरोधाभासी होने की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। यानी बना तो दोनों सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में क्लैश होता है तो केंद्र का जो कानून होगा वो मान्य होगा। 7वां प्रश्न देखते हैं, रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को फिर से लिखिए। अब वाक्य क्या है? कार्यपालिका के पास कानून बनाने की शक्ति है। तो ऐसे सभी आप जानते हैं कि कार्यपालिका को कानून बनाने की शक्ति नहीं होती, बल्कि उसे कानून को लागू करने की शक्ति होती है। इसीलिए सही वाक्य होगा, विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति है। ये देखिए गलत लिख गया है, यहाँ पर केवल कार्यपालिका जहाँ पर लिखा है वहाँ पर हो जाएगा विधायिका। कार्यपालिका की जगह हम लिख देंगे विधायिका, ये क्योंकि विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति होती है। यानी इसका सही उत्तर होगा, विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति है। आइए चलते हैं वर्कशीट की तरफ। तो देखते हैं 8वां प्रश्न, रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरिए में पहला है, जैसे हिंदी के अलावा संविधान द्वारा अन्य भाषाएं संविधान द्वारा अनुसूचित की गई हैं। यानी इसका ये जानना चाह रहा है, इस प्रश्न में पूछ रहा है कि हिंदी के अलावा संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित किया गया है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं के नाम लिखे गए हैं, तो उस समय इस समय भारत में भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या 22 है। लेकिन यहाँ पर हिंदी के अलावा लिखा हुआ है, तो एक उसमें से हिंदी हो गई, इसीलिए यहाँ पर हम भरेंगे, सही उत्तर इसका होगा 21। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि आगे से अगर कहीं पूछता है कि संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित किया गया है, तो वहां पर होगा 22। देखिए यहाँ चूंकि हिंदी के अलावा दे दिया है, यानी हिंदी एक उसमें से कम कर देनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 21 अन्य भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित की गई है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासंघ एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो हम लोगों ने जब चर्चा की थी तो उस समय जाना था कि कुछ जो संघ होते हैं एक साथ आने का होते हैं और कुछ होते हैं एक साथ लेकर चलने का। तो एक साथ आने का मतलब है कि उसमें राज्य पहले स्वतंत्र होते हैं और वो एक साथ मिलकर के संघ बनाते हैं, और साथ लेकर वाले में है कि पहले केंद्र जो होता है पूरा देश पहले संप्रभुता प्राप्त करता है और वो अपने राज्यों का पुनर्गठन करता है। तो यहाँ पर हम पहले जानते हैं कि जो साथ आने का उदाहरण है वो ये सारे साथ आने के उदाहरण है। तो लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा साथ आने का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा स्पेन। हालांकि भारत भी साथ आने का उदाहरण नहीं है। ऐसा संघ है भारत जिसमें राज्य पहले स्वतंत्र नहीं हुए थे, बल्कि केंद्र स्वतंत्र हुआ था, देश स्वतंत्र हुआ था और वहां पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। तो उसी तरह से स्पेन भी है। तो चूंकि यहाँ पर भारत ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सही उत्तर स्पेन होगा। ठीक है, जबकि अगर आप ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं पर पूछता है कि साथ लेकर चलने का, तो वहां पर हम यूएसए, स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया का टिक लगाएंगे, उदाहरण देंगे। तो इसका सही उत्तर है स्पेन।
10वां प्रश्न देखते हैं। नीचे अभिकथन ए और कारण आर दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। अभिकथन क्या है? सिंहलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्षों में बदल गया। तो ये श्रीलंका की बात कर रहा है कि श्रीलंका में सिंहली और जो तमिल थे उनके बीच अविश्वास फैला और जो संघर्ष में बदल गया। ये तो सही बात है, क्योंकि वहाँ पर बहुत दिनों तक हिंसात्मक आंदोलन चलते रहे और एक तरह से कहिए खूनी संघर्ष चला तमिलों और सिंहलियों के बीच। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। अब इसका कारण क्या है, कारण सही या नहीं ये देखते हैं कि एक नए संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि श्रीलंका सरकार श्रीलंका में बौद्ध धर्म और की रक्षा और बढ़ावा देगा। तो चूंकि उसमें से सिंहली बौद्ध धर्म के मानने वाले थे और तमिल हिंदू धर्म के मानने वाले थे, तो वहाँ सरकार द्वारा बौद्ध धर्म की रक्षा और बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया और इसके कारण तमिलों और सिंहलियों के बीच विश्वास बढ़ता गया। तो इसका कारण भी ये सही है और उसकी सही व्याख्या भी है। तो इसीलिए इसका एक पहला उत्तर होगा ए, यानी कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका उत्तर होगा ए। तो इस तरह से आप इस वर्कशीट को हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वर्कशीट के अंतिम भाग में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। और आज का संदेश है 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन कीजिए। बच्चों, हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं और इन चीज़ों को तो आप अपने व्यवहार में शामिल भी कर लिया आपने कि कोरोना वायरस से संबंधित जो प्रिकॉशंस है उसे हमें पूरी तरह से पालन करनी है, क्योंकि इसका संकट अभी टला नहीं है। तो इसके लिए हमें जब भी बाहर निकलें एक दूसरे के बीच 2 गज यानी कि लगभग 6 फीट की दूरी को मेंटेन करें। तो और साथ ही साथ 2 चीज़ें और है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी या सैनिटाइजर से साफ करते रहें तथा मास्क पहने जिसमें नाक और मुंह ढके हुए हों। तो इस तरह से हम स्वयं का भी और अपने समाज का भी कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचाव कर सकते हैं। तो चलिए, ये सारी चीज़ें आप कर ही रहे हैं तो इस वर्कशीट को भी पूरा करिए और अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।